हमने देखा जब ईरान ने हमला किया इसराइल पर तो रोज़ाना 100-150 मिसाइल वो दागता था, लेकिन गुज़श्ता रात हमने जो हमला देखा वो 6, 7 या 10 ज़्यादा से ज़्यादा हमने मिसाइल देखे, जो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट भी है। आप समझते हैं कल का जो हमला किया गया ईरान की जानिब से वो एक अमेरिका को सिर्फ एक पैगाम था, एक वार्निंग थी, आप समझते हैं? वरना तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ज़ख़ीरा उनके पास है, तो वो कल भी बहुत बड़ा हमला कर सकते थे मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर। वो उस बड़े हमले से भी ज्यादा बड़ा हो गया ना, क्योंकि खैबर मिसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए जिसपे कि 800 केजी के करीब 780 केजी के करीब पेलोड उसके ऊपर जाता है, और उसकी जो है वो मल्टीपर्पज वो तबाही ज्यादा मचाता है। आप देखें कि जितनी सख्त किस्म की सेंसर इजराइल ने शुरू की कि कितने लोग वहां जां बाग हुए, कितने लोग मरे हैं वहां, ये तो अभी मंजर आम पर आई ही नहीं है। जितनी सख्त उन्होंने फुटेज आने देते थे ना फोटो आने देते थे बाहर, इतनी सख्त सेंसरशिप थी। इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं 24 या 28 जो लोग भी फौत हुए हैं वहां इजराइल में, उससे कहीं ज्यादा तादाद हो सकती है। आप बिल्डिंगों को देखें, ठीक है उनके पास बंकर्स वगैरह सारे थे, लेकिन ये मिसाइल्स जो है ये जिस हिसाब से फायर किए गए हैं, तो वो उसमें स्मोक भी होता है, उसमें शोले भी होते हैं, उसमें आग भी लगती है, तो बंकर वाले 100% तो महफूज नहीं रह सकते, तो कैजुअलिटी ज्यादा हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल की मिस कैलकुलेशन हुई। इजराइल ने जो सोचा था उसके एन मुताबिक नहीं हुआ और रेजिस्टेंस ज्यादा मिली। तो एक मज़ाहमत अगर ग्राउंड के काउंट में करवा दूं कि क्यों ये सीज फायर के तक नौबत आई है, हालांकि देयर इज अ स्लिप बिटवीन द लिप एंड द कप, लेकिन अभी उम्मीद तो खैर बहुत ज्यादा है। तो उसमें क्यों नौबत आई? पहली तो ये है कि वो मिसकैलकुलेशन के जिसके तहत ईरान ने मज़ाहमत अपनी साबित कर दी। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री क्लेम कर ली, अपने पायलट्स को शाबाश दी, कहा कि जो B-2 बम्बर जो कि एजेंडा मुकम्मल नहीं कर सकता था इजराइल, वो B-2 बम्बर के जरिए और अमेरिका ने उसको मुकम्मल कर दिया, क्योंकि इजराइल इज अमेरिका, अमेरिका इज इजराइल, तो उन्होंने मुकम्मल कर दिया बकानून के। ये दूसरी बात है कि जो अफजूदा मटीरियल है उसको ईरान निकाल गया। मेरा अपना तजिया ये है कि उसमें पुतिन ने, क्योंकि पुतिन के 200 लोग उसमें फौडों में काम कर रहे थे, तो उन्होंने वो अफजूदा मटीरियल कहीं महफूज जगह पे जरूर ले गए। सर, आपके तज्वीज़ के मुताबिक जो अमेरिका का जो बयान है वो गलत है कि हमने तमाम जौहरी तनसीबात को तबाह कर दिया, अब अगर दोबारा ईरान ने ऐसा किया तो इससे भरपूर जवाब मिलेगा। दूसरा ईरान कहता है, जैसा आपने बताया कि रूस ने वो जौहरी तनसीबात या यूरेनियम जो था वो महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया, यानी अमेरिका के पास गलत इंफॉर्मेशन है। नहीं, अमेरिका के पास तो इंफॉर्मेशन गलत होने के चांसेस बड़े कम है, मिसकैलकुलेशन हो सकती है, क्योंकि इसमें बड़ी डिप्लोमेसी ने काम किया है। जब ये नेगोशिएशन हो रही थी उस जमाने से पुतिन इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि उनके 200 आदमी काम भी कर रहे थे, और सबसे ज्यादा मदद पुतिन ने की है सिविल न्यूक्लियर उसको देने में। तो उस लिहाज से वो पहले से ऑफर कर रहे थे कि जी अफजूदा मटीरियल है, इसको सेफ मुकाम पर पहुंचा देते हैं, और वो मदद कर रहे थे इस मामले में। और फिर डॉक्टर साहब, आपको जो है इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट रही हूँ, लेकिन हमें रज़ा मोहम्मद साहब ने भी ज्वाइन किए, मेजर जनरल रिटायर्ड, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा मोहम्मद साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। अभी जो दावे किए गए हैं और ये कहा गया है ट्रंप की जानिब से कि ईरान और इसराइल दोनों आए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, और ये सीज फायर होने की तरफ मामला जो हैं वो जा रहे हैं, लेकिन अभी बाकायदा तौर पर मुआहदा नहीं हुआ इसके ऊपर। आप किस तरह से देखते हैं सारी सिचुएशन को? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। मिस, किसी हद तक ये एक्सपेक्टेड था कि सीज फायर होगा, और इनिशियली जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे और इजराइल वो ये चाहते थे कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। अभी तक हमें पता नहीं है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज किस हद तक डिस्ट्रॉय हुई हैं, लेकिन पहले दिन जब अमेरिका ने अटैक किया उसके बाद उन्हीं जगहों पे इजराइल ने भी अटैक्स किए, तो डैमेज तो काफी हद तक हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का ये काफी हद तक पीछे चला गया। पीछे की बात यह है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको रिकवर करने में, रीएस्टेब्लिश करने में, और जो यूरेनियम इनरिचमेंट थी वो भी रुक गई हुई है, और जो इनरिच यूरेनियम में मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं कि कितना था वो भी वहां से मूव कर लिया गया। और उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि ईरान जो है वो बदला जरूर लेगा, क्योंकि ईरान ने एक अपनी इज्जत के लिए भी करना है और दुनिया के लिए भी और अपने लोगों के लिए भी ये काम एक दफा जरूर करना था कि वो ईरान जो है अमेरिका के
अड्डों पे भी रिएक्ट करे। तो ये सारी चीजें जब होगी तो लगता है जैसे एक साइकिल कंप्लीट हो गया है। ऑल्दो ईरान को इसमें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि ये बात सीज फायर की तरफ बढ़ रही है, ये बढ़ चुकी है। सर ये सारे फैसले जी प्लीज, ये सारे फैसले हुकूमती सतह पर हुए। अमेरिका की जानिब से भी ये जो ईरान पर हमला किया ये भी हुकूमती सतह पर किया। फिर उसके बाद हमने देखा अमेरिका में मुजाहरे फूट पड़े, हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए और फिर ट्रंप से मुतालबा करने लगे कि इक़्तिदार छोड़ो, आप इसके काबिल नहीं है। फिर हमने देखा कि इसराइल में भी अंदर से आवाज़ें आने लग गई। ये हुकूमती सतह पर जो फैसले होते हैं इसका बराह रास्त अवाम पर किस हद तक असर पड़ता है? हमने देखा कि बहुत सी जानें गई हैं, तो ये हुकूमती सतह पर फैसलों का कितना मनफी असर होता है डोमेस्टिकली? जी बहुत शुक्रिया जी आपके इस सवाल के लिए। सबसे पहली बात यह है कि हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और जब वो शुरू में ओवल ऑफिस में आए तो उनका सबसे बड़ा नारा ये था कि मैं जंगों के खिलाफ हूँ, और अगर मैं होता, जंगें होती ना, मैं होता तो जंगें बंद करवा देता। तो ये उनका सारा वक्त जो है वो एक प्रोजेक्शन रही। एंड सडनली फिर हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, उसमें उन्होंने सीज फायर कराया। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजराइल जो है उसके केस में, ईरान के केस में और रशिया यूक्रेन के केस में जब बातचीत शुरू हो रही है तो उससे एक दिन पहले अटैक हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनली डीप स्टेट या जूइश लॉबी जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने ये सारे का सारा प्रोसेस डीरेल कर दिया। अभी आते हैं हम इंटरनल प्रेशर की तरफ। तो जब उन्होंने ये कहा कि हमने जंगे नहीं करने, जब उन्होंने कहा कि हमने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना है, तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जंगों से तो नहीं हो सकता कि आपके घर में अमेरिकन की बॉडी बैग्स आ रही हों, अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमले हो रहे हों, सेफ्टी ना हो, सिक्योरिटी ना हो, पूरी दुनिया में अमेरिकन जो है आप उनको कह रहे हो जी कि वापस आ जाओ या अपना ख्याल करो। क्योंकि अगर ये जंग आगे बढ़ती तो उसमें ये हो सकता था कि इंडिविजुअल लेवल पे भी अमेरिका जितनी जगहों पे मौजूद है उनको नुकसान होता। तो सारी चीजें इकट्ठी जब हम करते हैं तो इंटरनल प्रेशर इसलिए आया है कि अमेरिका में लोग याद कराना चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आपके वादे क्या थे, और ये याद कराना चाहते हैं कि आपने जंगों में नहीं जाना था, और ये कहना चाह रहे हैं, प्रेशराइज करना चाहते हैं कि हमें और जंगों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसलिए भी इसका इफेक्ट जरूर हुआ। आपका जो पॉइंट है बिल्कुल ठीक है, इंटरनल प्रेशर इज देयर। उनकी कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं, जो अपोजिशन पार्टी है अपनी पार्टी, और लोग भी कह रहे हैं कि हमें जंगों में नहीं शामिल होना चाहिए। रज़ा मोहम्मद साहब, एक तरफ तो ग्रेटर इसराइल की बातें की जा रही हैं और फिर इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम भी दिया जाता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कुछ मकासद थे जो कि इन्होंने हासिल करने की कोशिश की। आप समझते हैं कि वो जो मकासद उनके थे वो हासिल कर पाए हैं मुकम्मल तौर पर, या फिर उसमें नाकाम रहे हैं? पार्शली जी, मैं आई वुड से कि पार्शली वो उनके मकासद जो हैं, दो चीजें तो उन्होंने कर ली जी। नंबर एक तो ये था कि ईरान के साथ जो फोर्सेस खत्ते की जुड़ी हुई थी, जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा था, तो एक एक करके उन्होंने उनको टारगेट किया और काफी हद तक उनको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया। नंबर टू, उनका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव मेरे जहन के मुताबिक था, मेरी सोच के मुताबिक, वो था ईरान का न्यूट्रल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम जी, उसको काफी हद तक डैमेज कर लिया। तीसरा जो उनका हदफ था रिजीम चेंज, जिसमें वो नाकाम हुए, और मेरे ख्याल में रिजीम चेंज जो है वो कभी भी होगी नहीं। चौथी बात यह है जी कि वो किसी हद तक जो कामयाब हो गए हैं कि ईरान मुड़ के फिर नेगोशिएशन टेबल पे जब आएगा तो अंडर प्रेशर होगा, और नेगोशिएशन जो है JCPOA के ऊपर हो या बाकी चीज़ों के ऊपर हो या खत्ते में दूर रस जो उनके प्लान्स हैं उनके बारे में हो, तो उसमें अंडर प्रेशर ईरान किसी हद तक रहेगा। सो कंक्लूडिंग, पार्शली यस, होली ऑब्जेक्टिव्स उनके अचीव नहीं हुए। ठीक है, रज़ा मोहम्मद साहब साथ ही रहिएगा। मैं ये सवाल जो है जमील साहब से भी करना चाहूँगा। सर, रज़ा मोहम्मद साहब ने जिस तरह से फरमाया कि रिजीम चेंज मुमकिन नहीं, आप भी इस मामले पर बात कर चुके हैं, तर्जिया भी दे चुके हैं। तफसीलन बताइएगा कि अगर रिजीम चेंज मुमकिन नहीं है, ईरानी एटॉमिक जो पावर है उसको भी ख़त्म करना मुमकिन नहीं है, तो फिर जो नेतन्याहू का एक प्लान है जो 50-60 साल से चलता आ रहा है, उसके लिए तो एक बड़ा धचका होगा ये, और ख़ास करके अमेरिका के लिए जो कि उनकी पुष्पनाही कर रहा था, उनके साथ मौजूद था। ये सारा प्लान फिर मुमकिन नहीं है पूरा होना। प्लान को डिले हो सकता है,
मुमकिन तो करने की कोशिश करेंगे। अब तक अगर देखा जाए तो जो इजरायली लॉबी है या जायोनिज्म की जब बुनियाद रखी गई थी 1897 में, उससे बाद तक अगर हिस्ट्री को ट्रेस कर ले तो अब तक जो उन्होंने सोचा, जो रोड मैप बनाया, वो सूनर और लेटर उन्होंने अचीव किया। इस वक्त ईरान को क्यों वो इस स्टेज, वो तो चाहते थे कि टोटल न्यूट्रलाइज हो जाए, जिस तरह के उन्होंने लेबनान में किया, जिस तरह सीरिया में किया, जिस तरह लीबिया में किया, तो वो चाहते थे कि इराक में किया, वो चाहते थे उसी तरह न्यूट्रलाइज हो जाए। मैं जिस तरह की बता रहा था कि वॉर में डेली बेसिस पे, आवरली बेसिस पे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। उनको तवक्को नहीं थी कि इतनी रेजिस्टेंस और आग और आग के तूफान और शोले वहां बर्पा हो जाएंगे तल अवीव में और इजराइल में। वो समझते थे कि उनके पास इतना दिफाई निज़ाम है, एयर डिफेंस इतना मजबूत है कि वो उसको भी कंट्रोल कर लेंगे और रिजीम चेंज हो जाएगा। जैसे उनका पहला थ्रस्ट गया हमलों का, उधर से रजा पहलवी को उन्होंने तैयार किया हुआ था। अब ये सारी मौजूद है, ये तस्वीर मौजूद है, फुटेज मौजूद है कि रजा पहलवी को किस तरह इजराइल ने और अमेरिका ने तैयार किया हुआ था।